हेलो वीवर्स, लेक्चर नंबर 7 फिजिक्स। जैसे कि आपको पता है कि मैं इसी सीरीज में क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूं। लेक्चर नंबर 7 में हम क्लास 10 के जो यूनिट नंबर 12 है जिसका टाइटल है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, उसके बकाया क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं, सपोज दैट यू आर हैंडेड अ लेंस एंड अ रूलर एंड टोल्ड टू डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, हाउ वुड यू प्रोसीड। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि सपोज दैट यू आर हैंडेड अ लेंस एंड अ रूलर। कहते हैं कि फर्ज करें आपको एक लेंस दिया गया और एक रूलर दिया गया, यानी एक पैमाना दिया गया, एंड आपसे ये पूछा गया एंड टोल्ड टू डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और इसी लेंस को जो आपको दिया गया है उसी लेंस का आपने फोकल लेंथ को फाइंड करना है। सो हाउ वुड यू प्रोसीड, तो आपने किस तरह इसको प्रोसीड करना है, यानी आपने कौन सा प्रोसेस करना है जिसकी मदद से आपने इसी लेंस का फोकल लेंथ रूलर की मदद से फाइंड आउट करना है। तो इसी क्वेश्चन से जो स्टेटमेंट बनेगा वो होगा ये, डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। किसी भी लेंस का फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। एक पैमाने की मदद से किसी लेंस का फोकल लेंथ हमने मालूम करना है। तो इसी स्टेटमेंट से आपके जहन में जो आइडिया आना चाहिए वो होगा ये, पैरेलल लाइट रेज आर कन्वर्ज एंड डाइवर्ज एट अ फोकस पॉइंट। यानी पैरेलल लाइट रेज जो है वो एक जो लेंस है जिस पर पड़ती है वो पैरेलल लाइट रेज या तो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, एंड जिस पॉइंट से पर ये कन्वर्ज या डाइवर्ज होगी तो उसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट। अब इसी मेन आइडिया को हमने इस्तेमाल करते हुए इसी क्वेश्चन का हमने क्योंकि ये क्वेश्चन प्रोसीजर के बारे में है तो हम नेक्स्ट जो लिखेंगे वो होगा प्रोसीजर। तो इस मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन का प्रोसीजर किस तरह लिखना है, तो प्रोसीजर होगा ये, इन ऑर्डर टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। अगर हम किसी लेंस का फोकल लेंथ को हमने मालूम करना है तो वो लेंस जाहिर बात है या कनकेव होगी या कन्वेक्स लेंस होगी, क्योंकि लेंस जो है हमारे पास दो तरह के हैं। वी विल प्लेस द लेंस एंड सनलाइट। तो हम इसी तरह प्रोसीड करेंगे कि जो लेंस है हम उसको सनलाइट में रखेंगे इन सच अ वे, इसी तरीके से दैट द सनलाइट आर फॉलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। हम उसी लेंस को इसी तरह रखेंगे कि जो सन की जो लाइट है वो इसी लेंस पर इसी तरह पड़ेगी कि जो लाइट रेज है वो इसी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो। नाउ द पैरेलल लाइट रेज आर कन्वर्ज और डाइवर्ज depending upon the lens to a single point called focus point as shown in the figure। जो पैरेलल लाइट रेज इसी लेंस पर पड़ती हैं तो वो इसी पैरेलल लाइट रेज को या कन्वर्ज कर देगा या डाइवर्ज कर देगा, वो डिपेंड करता है इसी लेंस के ऊपर कि लेंस आपके पास कौन सा है, और जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज होती है या जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं एक सिंगल पॉइंट हो गया, और उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट, जैसे कि हम शक्ल में दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास है एक कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, और ये है हमारे पास कनकेव लेंस। तो और ये है सनलाइट। तो सनलाइट जो इसी लेंस पर पड़ती है वो इसी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो जब इससे रिफ्लेक्ट होती है तो ये एक खास पॉइंट पर जो है ये कन्वर्ज होगी, और उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट। इसी तरह इसी लेंस पर जब ये पैरेलल लाइट रेज जो है पड़ती है
तो वो डाइवर्ज होगी, यानी वो स्प्रेड आउट होगी। तो जिस पॉइंट से ये स्प्रेड आउट होगी उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट। तो इसी से हम मजीद जो है जो फोकल लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे वो इसी तरह फाइंड करेंगे। नाउ वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड अ लेंस। अब जो फोकस पॉइंट हमारे पास, यानी जिस पॉइंट पर जो लाइट रेज है वो कन्वर्ज हो गई, जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज होगी, तो उसी पॉइंट और जो लेंस है उसके दरमियान हमने डिस्टेंस मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। और जो डिस्टेंस आएगा, जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, दैट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये इसी लेंस का फोकल लेंथ होगा। नेक्स्ट ये देखिए, दोनों को हम एक्सप्लेन करते हैं द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये देखिए, ये वही सनलाइट है और ये हमारे पास है कन्वेक्स लेंस। और इस पर पैरेलल लाइट रेज जो है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल जो है वो इंसिडेंट हो रही है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी पॉइंट पर जो है कन्वर्ज होती है। अब इसी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस यानी फोकस पॉइंट से हमने रूलर की मदद से जो है इस फोकस पॉइंट और इसी लेंस के दरमियान जो है हमने डिस्टेंस मेजर करना है। जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो इसी लेंस का फोकल लेंथ होगा। इसी तरह कनकेव लेंस जो है, कनकेव लेंस चूंकि लाइट रेज जो है इसको डाइवर्ज कर देती है, तो जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज होती है उसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट। तो इसी फोकस पॉइंट और इसी लेंस के दरमियान हमने इसी रूलर की मदद से डिस्टेंस को मेजर करना है। जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो इसी लेंस का फोकल लेंथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं Can we achieve total internal reflection from optically rare medium to optically dense medium? क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि Can we achieve total internal reflection from optically rare medium to optically dense medium? क्या हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को इसी तरह अचीव कर सकते हैं जब लाइट रेज जो है वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जो है वो ट्रेवल कर रही हो, प्रोपेगेट कर रही हो? तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो अचीव होगा कि नहीं होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट हम लिखेंगे इसी तरह, achieving total internal reflection from optically rare medium to optically dense medium। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम इसी तरह अचीव करते हैं कि नहीं कर सकते कि जब लाइट रेज जो है वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जो है प्रोपेगेट हो रही हो। तो इस स्टेटमेंट से आपके जहन में जो मेन आइडिया जिसको हम कहते हैं वो आना चाहिए वो होगा ये कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो 2 कंडीशंस है वो मालूम हो तो आप इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे या इसी का आंसर दे सकेंगे। तो इसी मेन आइडिया से हमने इसी क्वेश्चन का रीजन देना है इसी तरह, नो वी कैन नॉट अचीव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट रेज light travel from optically rare medium to optically dense medium। यानी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को इसी तरह अचीव नहीं कर सकते जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में ट्रेवल कर रही हों। बिकॉज, और इसकी वजह क्या है? बिकॉज इन सच ए केस क्रिटिकल एंगल कैन नॉट बी अचीव्ड। इसलिए अचीव नहीं कर सकते क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक एंगल होती है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, हम उसको अचीव नहीं कर सकते एज द लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि जो लाइट रेज है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। यानी जब लाइट रेज वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में ट्रेवल कर रही हो तो उसी दौरान लाइट रेज वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, जिसकी वजह से हम टोटल जो क्रिटिकल एंगल है वो उसको अचीव नहीं कर सकते। और जब क्रिटिकल एंगल अचीव नहीं हो पाता तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो भी अचीव नहीं किया जा सकता। आल्सो द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डज नॉट होल्ड।
और जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस है वो भी होल्ड नहीं हो रही है। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए याद रखिए दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये है कि जो लाइट रेज है वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, और जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर या उससे ज्यादा हो, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो अचीव किया जा सकता है। तो इसी सूरत में यानी जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही हो तो पहला कंडीशन जो वायोलेट हो रही है कि जो रेयर मीडियम है डेंस मीडियम से रेयर मीडियम है उसमें लाइट जो है ट्रेवल नहीं हो रही, और दूसरा जो है क्रिटिकल एंगल हम इसी सूरत में अचीव नहीं कर सकते। इसी को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास है रेयर मीडियम और ये है हमारे पास डेंस मीडियम। तो लाइट रेज जो है वो रेयर मीडियम से एंटर हो रही है, ट्रेवल कर रही है डेंस मीडियम में, और ये देखिए ये इंसिडेंट लाइट है रे है, और ये जब रिफ्रैक्ट होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है ये बेंड हो रही है। ठीक है, तो जब नॉर्मल की तरफ जब बेंड हो रही है तो जो क्रिटिकल एंगल है थीटा सी हम उसको अचीव नहीं कर सकते, और जो दूसरा है कि जो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम लाइट रेज वो ट्रेवल करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, तो वो भी होल्ड नहीं होता। तो इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम अचीव नहीं कर सकते जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में ट्रेवल कर रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं विल अ नियर साइटेड पर्सन हु wears corrective lenses in her glasses be able to see clearly underwater when wearing those glasses? क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक नियर साइटेड पर्सन है। नियर साइटेड पर्सन का मतलब है कि एक बंदा है जो कि नजदीकी चीजों को आसानी के साथ देख सकता है, जबकि दूर की जो चीजें हैं वो आसानी के साथ नहीं देखता। और वो है उसने अपनी लेंसेज में जो है ग्लासेस जो है उसी ग्लासेस में उसने करेक्टिव लेंसेज उसको लगाए हैं। तो क्या वो पानी के अंदर चीजों को क्लियरली देख सकेगा कि नहीं देख सकेगा? तो इसी क्वेश्चन नंबर 7 से जो स्टेटमेंट हमने लिखना है वो होगा ये, a near-sighted person who wears corrective lenses on her glasses be able to see clearly underwater when wearing those glasses. एक ऐसा बंदा है जो कि नजदीकी चीजों को देखता है, उसने अपने चश्मों में यानी ग्लासेस में उसने करेक्टिव लेंसेज लगाए हैं, तो वो पानी के अंदर चीजों को क्लियरली देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। तो इस स्टेटमेंट से आपके जहन में जो आइडिया आना चाहिए वो होगा ये, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अफेक्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। यानी अगर हम किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करते हैं या दो मीडियम है उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा फर्क हो तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा होगा, यानी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। तो इसी मेन आइडिया को हमने इस्तेमाल करते हुए इसी क्वेश्चन का रीजन हमने देना है इसी तरह। नो कहते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो स्टार्ट हमने किया नो से। नो, अ नियर साइटेड पर्सन हु wears corrective lenses in her glasses is not able to see clearly under water. एक बंदा है जो कि नजदीकी चीजों को आसानी के साथ देखता है, उसने अपने ग्लासेस में जो है करेक्टिव लेंसेज वो लगाए हैं, तो वो पानी के अंदर चीजों को क्लियरली नहीं देख पाएगा। क्यों? बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 is much greater than the refractive index of air। क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए हमें पता है कि दो मीडियम्स की जरूरत होती है, तो ये बंदा जो पानी के अंदर है और नियर साइटेड पर्सन है यानी नजदीक की चीजों को आसानी के साथ देखता है, तो वो चीजों को आसानी से जो क्लियरली है वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 1.33 ओवर ईयर का जो है जो अराउंड अबाउट 1 है,
इन दोनों मीडियम के दरमियान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसी की वजह से वो पानी के अंदर जो करेक्टिव लेंसेज अपने ग्लासेस में इस्तेमाल किए हैं, उसी की वजह से चीज़ों को आसानी के साथ यानी क्लियरली नहीं देख पाएगा। तो इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं, शो करते हैं कि ये देखिए, ये एक बंदा है, नियर साइटेड पर्सन है, ये उसके ग्लासेस है, इसी ग्लासेस में उसने करेक्टिव लेंसेज वो लगाए हैं। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसी पानी के अंदर वो चीज़ों को आसानी से क्लियरली देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। तो नहीं देख पाएगा, क्योंकि पानी का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और जो वाटर है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है उसके दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो इसी फ़र्क की वजह से वो चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं। ग्रेटर द डिफरेंस एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर विल बी द रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस यानी दो मीडियम है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। नियर साइटेड, सो ड्यू टू लार्ज रिफ्रैक्शन, ज्यादा रिफ्रैक्शन की वजह से a near sighted person who wears corrective lenses in her glasses is not able to see clearly under water when wearing those glasses। यानी क्योंकि जो मीडियम है, ईयर है और वाटर है, इन दोनों की मीडियम्स की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनके दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज़्यादा हो तो रिफ्रैक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा रिफ्रैक्शन की वजह से ये बंदा पानी के अंदर चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हेन you use simple magnifying glass, does it matter whether you hold the object to be examined clearly to the lens then its focal length or farther away? Explain। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, उसके सामने आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखना है, तो क्या ये मैटर करता है कि अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को इसी लेंस की फोकल लेंथ से कम फासले पर रखेंगे कि ज़्यादा फासले पर रखेंगे? तो मैटर करता है कि नहीं करता? तो दोनों सूरतों में अगर हम कम फासले फोकल लेंथ से कम फासले पर रखते हैं तो क्या होगा, अगर ज़्यादा फासले पर रखेंगे तो क्या होगा, तो दोनों सूरतों में हमने एक्सप्लेनेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट हम लिखेंगे इसी तरह, and it matter whether you hold the object to be examined closer to the lens than its focal length or farther away when you see through a simple magnifying glass। यानी मैटर करता है जबकि आप किसी ऑब्जेक्ट को एग्जामाइन करना चाहते हो, वो आप लेंस से की जो फोकल लेंथ है उससे कम फासले पर रखते हो या ज़्यादा फासले पर रखते हो, तो ये मैटर करता है। तो इस स्टेटमेंट से आपके जहन में जो आइडिया आना चाहिए वो होगा ये प्रिंसिपल ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। यानी अगर आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की प्रिंसिपल जो है वो मालूम हो तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो इसी मेन आइडिया को हमने इस्तेमाल करते हुए इसी क्वेश्चन का रीज़न हमने देना है इस तरह, येस एट मैटर व्हेन an object is placed at a distance less than the focal length or placed away from the lens। यानी मैटर करता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकल लेंथ से कम फासले पर या ज़्यादा फासले पर रखते हो तो ये मैटर करता है। बिकॉज, और क्यों मैटर करता है? बिकॉज when the object is hold at a distance less then the focal length a magnified image is formed। यानी अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को इसी लेंस के फोकल लेंथ से कम फासले पर रखते हो तो एक मैग्निफाइड इमेज बनेगा। और ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास है।
प्रिंसिपल ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास ये है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने एग्जामाइन करना है तो उसी ऑब्जेक्ट को आपने इसी लेंस के फोकल लेंथ से कम फासले पर रखना है, तभी आपके पास जो है एक मैग्नीफाइड यानी बड़ा इमेज आपके पास बनेगा। तो इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो ये देखिए इसका डायग्राम है, ये देखिए एक लेंस है, एक मैग्नीफाइड लेंस है और ये इसका फोकल लेंथ है। यहाँ तक एक जो ऑब्जेक्ट हमने एग्जामाइन करना है तो उसका जो डिस्टेंस है वो इसी लेंस के फोकल लेंथ से कम है, तो जो इमेज बनता है वो एक मैग्नीफाइड इमेज बनता है, यानी एक बड़ा इमेज जो है वो बनता है। दूसरी सूरत जो हमारे पास है वो होगा ये, सिमिलरली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड farther away at a distance greater than focal length, a magnified image cannot be formed. Both the cases are shown in the figure. यानी अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को इसी लेंस के फोकल लेंथ से ज्यादा फासले पर रखते हो तो मैग्नीफाइड इमेज जो है वो नहीं बन पाएगा। और दोनों सूरतों में, एक सूरत तो हमने डायग्रामेटिकली फिगर में दिखा दिया, दूसरी सूरत को दिखाते हैं इसी तरह। ये देखिए, ये हमारे पास वही मैग्नीफाइड जो है ग्लास है और ये इसका फोकल लेंथ है। जो ऑब्जेक्ट हम एग्जामाइन करते हैं उसका डिस्टेंस जो है ये इसी लेंस के फोकल लेंथ से ज्यादा है, तो जो इमेज बनता है वो हमारे पास मैग्नीफाइड इमेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं, इन ब्लाइंड टर्न्स ऑन हिली रोड्स mirrors are used to help drivers. Are these mirror plane, concave or convex mirror? Explain. क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिली रोड्स पर यानी पहाड़ में जो रोड्स होती है उसमें जो टर्न्स आती है जिसमें एक जो ड्राइवर है वो ऊपर से आने वाली गाड़ी जो है वो नहीं देखता और ऊपर वाली गाड़ी को नीचे वाला जो गाड़ी इसी मोड़ की तरफ आ रही है वो दिखाई नहीं देता, तो उस टर्न्स को हम कहते हैं ब्लाइंड टर्न्स। जो हिली रोड से उस पर जो ब्लाइंड टर्न्स होती है उसमें जो मिरर जो लगाए इस्तेमाल होती है यानी जो लगाए गए होते हैं ड्राइवर की हेल्प के लिए, तो क्या ये मिरर प्लेन मिरर है, कनकेव है कि कन्वेक्स मिरर है? एक्सप्लेन करें, यानी वाज़ेह करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का स्टेटमेंट हम लिखते हैं इसी तरह, इन ब्लाइंड टर्न्स ऑन हिली रोड्स प्लेन मिरर, कनकेव और कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड टू हेल्प द ड्राइवर्स। यानी ब्लाइंड टर्न्स पर हिली रोड्स पर प्लेन मिरर, कनकेव या कन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल किया जाता है ड्राइवर की हेल्प के लिए। तो इस स्टेटमेंट से आपके जहन में जो आइडिया आना चाहिए वो होगा ये, डिफरेंट मिरर बेंड लाइट इन डिफरेंट वेज। आपको से क्वेश्चन में 3 तरह के जो है लेंसेज मिरर जो है पूछे गए हैं, एक प्लेन है, एक कनकेव है और दूसरा एक कन्वेक्स है। और तीनों तरह जो डिफरेंट जो मिरर है वो लाइट्स को डिफरेंट तरीके से जो है उसको बेंड कर देती है। तो इसी मेन आइडिया को हमने इस्तेमाल करते हुए इसी क्वेश्चन का हमने एक्सप्लेनेशन लिखना है इसी तरह, इन ब्लाइंड टर्न्स ऑन हिली रोड्स कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड। ब्लाइंड टर्न्स यानी हिली रोड्स पर जो ब्लाइंड टर्न्स होती है उसमें जो मिरर इस्तेमाल होती है वो है कन्वेक्स मिरर। used to help the drivers because और क्यों ये कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं? because convex mirror form small image and bend more light। क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है वो इमेज छोटा इमेज बना देता है और ज्यादा लाइट जो है उसको बेंड कर देता है। so due to which a larger फील्ड कैन बी व्यूड। और जब ज्यादा लाइट ये बेंड करते हैं तो इसी की वजह से ज्यादा जो फील्ड है, जो ज्यादा इलाका है, रोड है, वो देखेगा एंड द ड्राइवर कैन इजीली सी द होल रोड। और इसी ज्यादा लाइट की बेंडिंग की वजह से जो ड्राइवर है वो
रोड को यानी पूरे रोड को वो देख सकेगा। तो इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए, ये एक ब्लाइंड टर्न है, एक हिली एरिया है। इसी टर्न्स पर जो या इसी साइड से जो गाड़ी आ रही है उसको नीचे से आने वाली गाड़ी वो दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर जो मिरर लगाया गया है, ये मिरर प्लेन है, कनकेव है, कि कन्वेक्स है। तो हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा कि ये कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर जो है ये ज्यादा लाइट को बेंड कर देता है, और जिसकी वजह से लार्जर फील्ड को जो ड्राइवर है वो लार्जर फील्ड को तमाम पूरे रोड को वो देख सकेगा। तो ये देखिए, इसी मिरर में देखिए इस पूरा रोड जो है इसका जो फैक्चर है, जो इमेज है वो इसमें दिखाई देता है। मजीद एक्सप्लेन करते हैं इसी क्वेश्चन को इसी तरह। ऑन द अदर हैंड, प्लेन एंड केव मिरर डज नॉट गिव्स लार्जर फील्ड। और दूसरी साइड तरफ में जो कनकेव मिरर है और जो प्लेन मिरर है वो ज्यादा फील्ड जो है वो वीव नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई प्लेन एंड कनकेव मिरर आर नॉट यूज्ड इन ब्लाइंड टर्न्स ऑन हिली रोड्स। तो इसी वजह से जो है हिली रोड्स पर जो ब्लाइंड टर्न्स है वहां पर कनकेव और प्लेन मिरर को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपसे मेरा यही गुजारिश है कि आप मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।